Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answer solution of chapter number 17. So let us start this chapter. So first question is that which of the following is not a member of the solar system? तो पहले आपको बताना है ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि कौन सा जो है इसमें ऑप्शन में वो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम का मतलब जो है हमारा सन। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे सन हैं, जितने भी स्टार्स होते हैं वो सारे सन ही है एक तरीके से। ठीक है, पर वो दूर हैं। तो सोलर सिस्टम का मतलब ये जो हमारा वाला सन है ना, उससे मतलब है। तो पहला ऑप्शन है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड जो है वो भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है ना। और सैटेलाइट जैसे मून है, और भी बहुत सारे मून हैं दूसरे दूसरे प्लैनेट्स के पास, वो भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म डिफरेंट शेप्स, जैसे कि आपने चम्मच देखा है सप्तऋषि वाला, ओरियन देखा है, और बहुत सारे आपने इस तरह के शेप्स देखे हैं। तो ये सारे जो शेप्स हैं कॉन्स्टिलेशन वाले, ये बहुत दूर दूर के स्टार्स को ऐसे एक लाइन में देखने से ये हमें दिखते हैं। तो ये कॉन्स्टिलेशन में जो स्टार्स होते हैं ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम से बहुत 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 दूर हैं। ठीक है, तो बस ये हमें शेप लेते हुए से दिखते हैं उनकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ही एक राइट आंसर है कि कॉन्स्टिलेशन जो है हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और दूसरे लास्ट है ऑप्शन कॉमेट। कॉमेट भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिलेशन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, सो कॉन्स्टिलेशंस आर ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म रिकॉग्निजेबल शेप्स। तो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कि रिकॉग्निजेबल शेप्स बनाते हैं। ठीक है, वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। सन का प्लैनेट नहीं है। तो हमारे जो सोलर सिस्टम उसमें कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है। तो ऑप्शन हम देखते रहते हैं सीरियस। सीरियस तो एक स्टार है ना, ये तो प्लैनेट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मर्क्यूरी, तीसरा सैटर्न एंड अर्थ। तो मर्क्यूरी, सैटर्न और अर्थ ये तीनों ही प्लैनेट्स हैं। ठीक है, सीरियस जो है इज नॉट अ प्लैनेट। ठीक है, ये एक स्टार है। ठीक है, सीरियस इज अ स्टार एंड नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फेजेस ऑफ द मून अकर। जो मून के फेजेस होते हैं, कभी हमें थोड़ा सा चांद दिखता है, कभी चांद दिखता ही नहीं है, कभी पूरा चांद दिखता है, कभी आधा चांद दिखता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून। तो ये क्यों होता है? ठीक है, सो ऑप्शन है वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट्स टूवर्ड्स अस। ये बात बिल्कुल सही है, हम केवल वही हिस्सा देख पाते हैं मून का जो कि हमारी तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करे। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ना फेजेस ऑफ द मून कैसे है, कि मतलब जिस हिस्से पे ऐसा है कि क्या होता है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मून है वो अपनी धुरी पे, जैसे ये एक पॉइंट है यहाँ खड़ा है, और ऐसे एक गोल चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लेता है जितना कि वो अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में लेता है। मतलब कि जो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन है और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो बिल्कुल एक ही है। इससे क्या होता है कि वो उसका एक ही चेहरा, मतलब जैसे वो गोल है लेकिन उसका एक ही पार्ट हम हमेशा अर्थ से देखते हैं। ठीक है, बिकॉज इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है वही हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, बाकी हिस्सा तो अंधेरे में रहता है ना। तो इस वजह से फेजेस ऑफ द मून होते हैं। सो द ऑप्शन इसका यही होगा कि वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड्स अस। तो जितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी उतने हिस्से पे हम देख पाते हैं, बाकी हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसका चेहरा अर्थ की तरफ ही रहता है, लेकिन सूरज की रोशनी अब उसके पीछे वाले हिस्से पे पड़ती है। लेकिन क्योंकि मून का हिस्सा, वो वाला हिस्सा हमारे हमेशा ही हमारे ही तरफ रहेगा, लेकिन चाहे उस पर रोशनी पड़े चाहे उस पर रोशनी नहीं पड़े। तो जब रोशनी आधे हिस्से पे पूरे पड़ती तो रोशनी पूरे हिस्से पे है, लेकिन हमें वो वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसका पीरियड ऑफ रोटेशन और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एक ही है। तो अर्थ का, तो मून का जो वो वाला हिस्सा जो है हमेशा अर्थ की तरफ रहता है, और वो उस समय आधा जो है वो अंधेरे में रहता है और आधा उजाले में रहता है। इस वजह से हमें डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून दिखाई देते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ना।
इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फेजेस ऑफ द मून कैसे होता है। तो इसका आंसर है ए, वी कैन सी दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इसमें आप एक अप्रोप्रिएट वर्ड आपको भरना है। द प्लैनेट विच इज फारटेस्ट फ्रॉम द सन, तो जो प्लैनेट सबसे दूर है सन से उसका क्या नाम है? नेपट्यून। नेपट्यून जो है वो सबसे लास्ट प्लैनेट है। फाइन। दूसरा क्वेश्चन है द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज, तो जो रेड प्लैनेट जिसको कह सकते हो रेडिश अपीयर होता है देखने में, वो क्या है? वो कौन सा है प्लैनेट? वो कहते हैं मार्स या मंगल ग्रह। तो मार्स इज द आंसर। सो थर्ड सी है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स डेट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज, तो वो किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार जो कि हमें आसमान में कुछ कुछ पैटर्न्स बनाते हुए नजर आते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। ठीक है। सो डी है अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज नोन एज, वो सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी प्लैनेट का चक्कर लगाती है, सूरज का चक्कर नहीं, प्लैनेट का चक्कर लगाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, जैसे मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है, वो नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है, लेकिन कहेंगे उसको सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो है जो कि हम लोग बना के आसमान में भेजते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी प्लैनेट का चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं हम? इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। ठीक है। तो शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट, जो शूटिंग स्टार्स होते हैं वो स्टार्स नहीं होते हैं। ठीक है। सो आर एक्चुअली नॉट स्टार्स, दे आर कॉल्ड मेटोर्स। ठीक है। एफ है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्ट्रॉइड्स किसके ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। ठीक है, तो इसमें आएगा मार्स एंड जुपिटर। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है आपको? ये है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। सो पहला है पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। पोल स्टार क्या सोलर सिस्टम का मेंबर है? नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज पोल स्टार तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, बहुत दूर है, बस वो पोल पे अर्थ के दिख रहता है, इस वजह से उसकी पोजीशन कांस्टेंट रहती है, बट पोल स्टार इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो यस, मर्क्यूरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। ठीक है। यूरेनस इज द फार्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, नो, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो नेपट्यून है वो है फार्टेस्ट प्लैनेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर जो है नेपट्यून है। इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यस इट इज़ ट्रू, इनसेट जो है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है। और ई है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, नो, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है। कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, केवल टेलीस्कोप से ही दिखाई देता है कॉन्स्टेलेशन ओरियन? नहीं ना, ये आपको खुली आंखों से भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है? मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम बी, तो कॉलम ए के आइटम को कॉलम बी के आइटम से मैच करना है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला है इनर प्लैनेट्स, तो इनर प्लैनेट्स में क्या क्या आ सकता है, हम यहाँ मैच करेंगे। ठीक है, इनर प्लैनेट्स में आपका आएगा अर्थ के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स में आते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट्स में अर्थ आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? वो मार्स आ जाएगा। ठीक है, अर्थ और मार्स आ जाएंगे। ठीक है, और आउटर प्लैनेट्स में क्या आ जाएगा? सैटर्न आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? और को तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, और कॉन्स्टेलेशन क्या हो सकता है इसमें? ग्रेट बियर जो है वो एक कॉन्स्टेलेशन है। और क्या हो सकता है? ओरियन भी जो है वो एक कॉन्स्टेलेशन है। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ क्या है? वो है हमारा मून। ठीक है, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ जो है वो हमारा मून है। बस यही ऑप्शंस है, इन्हीं को हमको मैच करना था। फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल इन एज एन इवनिंग स्टार, तो इवनिंग के समय में जो वीनस है वो वेस्ट में दिखता है और मॉर्निंग के समय में वो ईस्ट में दिखता है। ठीक है, सो वीनस अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट एंड इट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार। मॉर्निंग में देखना हो तो कहाँ दिखेगा? वो हमें दिखेगा ईस्ट में। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8,
नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? नेम टू कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं और 2 कॉन्स्टिलेशंस के नाम बताने हैं आपको, ठीक है। सो अ कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए रिकॉग्निजेबल पैटर्न इन द स्काई। वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि एक रिकॉग्निजेबल पैटर्न बनाते हैं आसमान में हमें देखने में, ठीक है। 2 वेल नोन कॉन्स्टिलेशन आर उर्सा मेजर एंड ओरियन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये उर्सा मेजर जिसको हम चम्मच कहते हैं या सप्तऋषि कहते हैं, उसका नाम है उर्सा मेजर, और ये ओरियन जिसको हम हंटर कहते हैं, ठीक है। ये 2 डायग्राम्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार उर्सा मेजर एंड ओरियन। तो हमको ओरियन और जो है उर्सा मेजर का जो है वो एक पिक्चर बनाना था। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैंडल में जो है इसके 3 तारे हैं और चम्मच में 4 तारे हैं, ठीक है। और वैसे ही ओरियन का आप देख सकते हैं, ओरियन में जो है वो बेल्ट में 3 स्टार हैं, बाकी ऊपर 3 स्टार हैं, नीचे 2 स्टार हैं। तो ये फिगर आप सीख लीजिए बनाना, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कभी आएगा तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट्स के अलावा 2 ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए जो कि सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है। तो पहला है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, गैसेस एंड डस्ट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। दे ऑक्यूपाई अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, हाउएवर दे आर नॉट प्लैनेट। दीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं एकदम धूल और गुब्बार के जो है वो एक पूरा एक पैकेज है, धूल और गुबार से भरा हुआ, ठीक है। और वो मार्स और जुपिटर के बीच में रोटेट करता है, सन का चक्कर लगाता है, ठीक है। और वो प्लैनेट नहीं है, लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा है मेटोर्स, ठीक है। तो मेटोर्स क्या होते हैं? Meteors are small celestial objects that are seen as bright streak of light in the sky. They are burned out on entering the Earth atmosphere because of the heat produced by friction. This result in bright streaks in the sky. They are not planets. तो meteors भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, जो कि आसमान में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जब अर्थ के पास से वो आते हैं और अगर अर्थ से टकरा जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो फ्रिक्शन से जो है उनमें आग लग जाती है, वो जल उठ के बर्न आउट हो जाते हैं। तो उनको हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, बट दे आर नॉट स्टार्स, ठीक है। तो वो मेटोर्स हैं और ये भी हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक है। वो स्टार्स नहीं है, वो स्टार जैसे दिखते हैं पर वो स्टार नहीं है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर जैसे ये है, ये जो चम्मच है इसी को हम कहते हैं उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर की ये वाले जो स्पून वाला पोर्शन देख रहे हैं ना यहाँ पे, इससे 2 स्टार की सीधाई पे जब आप सीधा लाइन खींचेंगे, जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा ये 2 वाले स्टार से सीधा लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो स्टार आएगा इस लाइन की सीध में, उसी को हम कहते हैं पोल स्टार। तो इस तरीके से आप उर्सा मेजर की मदद से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। फाइन। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव? एक्सप्लेन। जो आसमान में हमको तारे दिखते हैं, क्या सबके सब मूव करते हैं? नहीं करते हैं, करते हैं, क्या है इसमें? तो इसका आंसर है नो। ये जो स्टार्स हमें दिखते हैं ये मूव नहीं करते हैं। एक्चुअली मूव कौन करता है? अर्थ करती है, ठीक है। और ये मूव करते भी हैं तो इतनी दूर है कि इनकी मूवमेंट जो है बिल्कुल हमें उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे ना आसमान में जहाज़ तो बहुत तेज चलता है, लेकिन वो कितनी किलोमीटर चल गया आसमान में, लेकिन हमें लगता है इतना सही चला है ना। तो अर्थ ही मूव करती है, ये स्टार्स मूव नहीं करते और ये स्टार्स बहुत दूर है हमसे, ठीक है। सो नो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, हेंस ऑल द स्टार्स इन द स्काई एक्सेप्ट द पोल स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इसीलिए स्टार्स नहीं मूव करते बल्कि हमारी अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। सो विद रेफरेंस टू द अर्थ द पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव इन द स्काई बिकॉज इट इज लोकेटेड अबव द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ है वो जिस एक्सिस पे रोटेट करती है उसी एक्सिस के ठीक सिधाई में पोल स्टार है, इसीलिए सारे स्टार्स तो घूमते हुए नजर आते हैं, पोल स्टार कांस्टेंट दिखता है क्योंकि वो बिल्कुल अर्थ के
रोटेशन के एक्सिस के ऊपर पड़ता है, इसलिए उसकी कांस्टेंट पोजीशन दिखती है, ठीक है, बट असल में कोई भी मूव नहीं करता, अर्थ ही मूव करती है. सो इट अपीयर्स टू रिमेन स्टेशनरी एट ए पॉइंट इन द स्काई. ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स? What do you understand by statement that a star is 8 light years from the earth? तो क्या होता है कि जो भी हम डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हैं जनरली किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होता है जो ये स्टार्स हैं या कोई भी चीज़ है जो स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं वो एक दूसरे से बहुत 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 दूर हैं, तो उनके डिस्टेंस को किलोमीटर्स में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए हमने एक नई यूनिट बनाई है जिसका नाम है लाइट ईयर. लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल में लाइट कितनी चली. जैसे कि लाइट की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, ठीक है. तो एक साल में लाइट कितना चलेगी, है ना, कितना चलेगी. तो जितना भी घंटे टाइम है, जैसे कि एक सेकेंड है तो एक सेकेंड 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, फिर एक घंटे में 60 मिनट्स हैं तो 60 इंटू 60, फिर 24 आवर्स हैं, 24 इंटू 365. तो इतना डिस्टेंस लाइट जो है वो चलेगी. ऐसे आप इंटू करते जाइएगा, इसको 3 लाख से इंटू कर लीजिएगा. मतलब जितने भी सेकेंड्स होते हैं हमारे एक साल में, उतने सेकेंड्स को आप इंटू 3 लाख कर लीजिए, तो उतना डिस्टेंस लाइट चली, है ना. तो इसलिए इसको लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस किया जाता है ताकि हम इजीली जो है फिगर आउट कर सकें कि कितनी दूरी है, ठीक है. So the distance of the stars from the earth and the distance between the stars are very large. It is inconvenient to express these distances in kilometers. तो किलोमीटर्स में इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना तो बहुत ही इनकन्वीनियंट है. So thus these large distances are expressed in light years. 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर. 1 लाइट का वैल्यू दिया है इतना, ठीक है, 9.46 into 10 to the power 4 किलोमीटर्स, ठीक है. अ स्टार इज लोकेटेड 8 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ. अगर कोई स्टार अर्थ से 8 लाइट ईयर्स दूर है तो कितनी दूर है, कैसे पता करेंगे? This means that the distance between the star and the earth is equivalent to the distance traveled by the light in 8 ईयर्स. 8 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी आज हम अर्थ से एक लाइट की किरण छोड़ेंगे उस प्लैनेट की तरफ, स्टार की तरफ, तो 8 साल बाद वो पहुंचेगी लाइट वहाँ पे, ठीक है. सो अ स्टार इज लोकेटेड इन इज 8 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12, दैट इज 7.6 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की, ठीक है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15. द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि जुपिटर का जो रेडियस है वो अर्थ से 11 गुना 11 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ का जुपिटर का रेडियस. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द जुपिटर एंड द अर्थ. हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर अकोमोडेट. तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना है जुपिटर और अर्थ के वॉल्यूम का और कितने अर्थ जो है जुपिटर जो है वो अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो स्फेयर होता है, जैसे अर्थ स्फेयर है, जुपिटर भी स्फेयर है, ऑलमोस्ट स्फेयर है, तो इनका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ का ये वॉल्यूम होता है, ठीक है. तो अगर हम मान लें कि जो ये जुपिटर है उसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है, तो अर्थ का जो रेडियस है वो 11r हो जाएगा, है ना. तो r' इज इक्वल टू 11r. फाइन. तो अब हम दोनों का जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 4/3 πr³, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर इज 4/3 πr'³, ठीक है. सो अगर हम
इन दोनों के ही रेशियो का वॉल्यूम ऑफ जुपिटर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने निकाल दिया कि वॉल्यूम ऑफ जुपिटर यहाँ लिख दिया और वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो 11 टाइम्स रेडियस बड़ा था, तो हमने 11 का जो क्यूब है उसको हमने यहाँ बाहर निकाल के लिख दिया, ठीक है, और r डैश को r से रिप्लेस कर दिया, फाइन। तो अब हमें मिल गया है फिगर 1331, ठीक है। सो हैंस द रेशियो सजेस्ट दैट जुपिटर कैन अकोमोडेट 1331 नंबर ऑफ अर्थ्स विद इन इट। तो क्योंकि इतना टाइम्स वॉल्यूम बड़ा है जुपिटर का, तो इतने ही अर्थ्स उसमें आ जाएंगे, है ना, इसका यही मतलब हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। बूजो हैज़ मेड द फॉलोइंग स्केच ऑफ द सोलर सिस्टम, इज द स्केच करेक्ट, इफ नॉट करेक्टेड। तो ये बूजो का स्केच है, बूजो ने जो है ये वाली ड्राइंग जो है बनाई है सोलर सिस्टम की। तो इसमें गड़बड़ी क्या है, ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले मरकरी होता है, फिर वीनस होता है, लेकिन यहाँ पे तो जुपिटर ने मार्स कर दिया है, ये गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर यहाँ पे उसने वीनस और मार्स को उल्टा कर दिया है ना। फिर लास्ट में यहाँ पे आता है नेपट्यून, तो यूरेनस को लास्ट में कर दिया है, नेपट्यून को पहले कर दिया है। तो यूरेनस नेपट्यून की जगह आएगा और जो नेपट्यून है वो यूरेनस की जगह जाएगी, ओके। तो ये इनका सीक्वेंस होता है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो अगर कभी भी आपसे नेम 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम पूछा जाए तो आपको रैंडम नहीं लिख देना है, आपको सीक्वेंस भी याद करना है। सीक्वेंस याद करके और सीक्वेंस से लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। उल्टा सीधा सीक्वेंस लिख देंगे कि नाम ही तो लिखना है, नंबर नहीं मिलेगा। सीक्वेंस से लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 17. So I hope you have understood these question and answer discussion, and still if you have any doubts then you can write in the comment section. I will surely reply. Thank you.